सो हेलो गाइस, वेलकम टू वाइशा। यस, आई एम इशी एंड इस वाले वीडियो में हम क्लास 7 की हिस्ट्री एनसीईआरटी को कम्प्लीटली फिनिश करने वाले हैं। बिकॉज ये चैप्टर नंबर जो उसका जो लास्ट चैप्टर था उसका पार्ट नंबर 2 है। एक टॉपिक रह गया था। स्टार्ट करते हैं सिख से। सिख कभी पॉलिटिकल कम्युनिटी पहले थी नहीं, वो एक रिलीजन था। तो बेसिकली वो रिलीजियस पर्सपेक्टिव से ही उनका यू कैन से उद्भव हुआ था। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको 17th सेंचुरी आते आते ये समझ में आ गया था कि अगर ऐसे वाले एरिया में सर्वाइव करना है देन डेफिनेटली उनको एक पॉलिटिकल कम्युनिटी बन के आना पड़ेगा। एंड जो ये सिख जो लोग थे ना, उन्होंने पंजाब को एक रीजनल स्टेट बनाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। सिख में इंपॉर्टेंट थे गुरु गोविंद सिंह जी, जिन्होंने राजपूत और मुगल रूलर्स के खिलाफ में बहुत सारे एक्सपेडिशन यूगैन से किए हैं या फिर बहुत सारी लड़ाई की है। खालसा खालसा यहाँ पे 3 टर्म आएंगे, खालसा, मिज़ल और दल खालसा। मैं अभी बताती हूँ क्या है। खालसा एक इंस्टीट्यूशन है जिसको सिख ने बनाया था 1699 में। एंड 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हो जाती है। उसके बाद में जो ये खालसा पंथ है उसकी लीडरशिप लेते हैं बंदा बहादुर। इन्होंने अपने कॉइन को इशू करवाया था सिख के नाम से, गुरु नानक एंड गुरु गोविंद सिंह जी के नाम पे अपने कॉइन्स को इशू करवाया था। जनरली उस टाइम पे कॉइन्स को इशू करवाने का मतलब ये होता है कि आप किसी के अंडर में नहीं रहोगे, आप सुप्रीम हो। मीन्स कहने का मतलब है कि अम, आप किसी की अथॉरिटी को नहीं मानते हो, ठीक है, आप सॉवरिन हो। सुप्रीम मैंने गलती से बोल दिया, बट आप सॉवरिन हो, ओके। उसके बाद में आप देखोगे कि इनकी ऐसी हरकत मुगल्स को पसंद नहीं आएगी, बंदा बहादुर की। तो उस टाइम पे मुगल एम्परर था फारूक सियर। तो फारूक सियर ने इनको 1715 में पकड़ा एंड 17 मतलब कैप्चर किया एंड 1716 में इनको एग्जीक्यूट करवा दिया। एंड यू विल सी जब 18 सेंचुरी आया ना, तो उस टाइम पे जो सिख थे ना, अपने आप को बहुत ही कंसोलिडेट किए, यूगैन से ऑर्गेनाइज किए अपने आप को अच्छे से, और बहुत ही एफिशिएंट उसमें लीडर्स आए। तो उन्होंने ना एक साथ आकर के एक बैंड बनाया जिसको वो लोग बोलते थे मिज़िल, ठीक है। तो जो गुरु गोविंद सिंह जी जो थे वो थे शुक्र चकिया मिज़िल के। एंड सी मिज़िल क्लियर हुआ, खालसा क्लियर हुआ। ना व्हाट इज़ दल खालसा। जब ये सारे मिज़िल एक साथ आते थे ना, जो ये खालसा पंथ उसमें सारे जितने भी मिज़िल्स हुआ करते जब वो एक साथ आते थे तो उनको कहा गया ग्रैंड आर्मी, ओके, मतलब उनको कहा गया दल खालसा। तो जो ये लोग थे दल खालसा के, वो हर साल मिलते थे अमृतसर में दिवाली और बैसाखी पर। उस टाइम पे उन लोग को इफ़ कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाना होता था या फिर कोई रेजोल्यूशन पास करना हुआ होता था, तो ये उसी टाइम पे मिलके अमृतसर में बैसाखी और दिवाली के टाइम पे ये लोग अपना जो भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो किया करते थे। फिर इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था राखी का। इनका ये इनकी उसके पीछे ये आइडियोलॉजी इनकी ये थी कि हम अपने कल्टिवेटर्स को, हम अपने एग्रीकल्चरिस्ट को, जो भी मतलब खेती वेती करते हैं, किसान वगैरह को, जो कल्टिवेटर्स हैं उनको हम राखी बांधेंगे। राखी क्यों बांधेंगे? तो उससे इनकी ये थिंकिंग थी कि हम इनको राखी बांध के इनकी रक्षा करेंगे, इनको प्रोटेक्ट करेंगे हर एक चीज़ से। बदले में इनका जो भी प्रोड्यूस होगा वो उसका 20% हमें देंगे। गुरु गोविंद सिंह जी जो थे उनका एक यू कैन से लाइन था, राज करेगा खालसा। आपने कभी किसी मूवी या फिर सॉन्ग में सुन रखा होगा, देन डेफिनेटली ये वाली लाइन मुझे भी बहुत पसंद है, टू बी ऑनेस्ट। इंस्पायर करती है, मोटिवेट करती है। सो ये एक अलग बात है। सो गुरु गोविंद सिंह जी ने जब ये लाइन बोला ना, राज करेगा खालसा, मीन्स उनका क्लियर कट ये वो कहना चाह रहे हैं, हम किसी के अंडर में नहीं आएंगे। हम मतलब ना हम लोगों को परेशान करेंगे ना लोग हमें परेशान करेंगे, हम सॉवरीन हैं, बस इनका इतना सा मतलब था। यानी जो इनका लाइन था ना, इस लाइन ने काफ़ी खालसा पंथ को एंड उसके बिलीव को और बहुत सारे लोगों सिख लोगों को काफ़ी इंस्पायर किया था। एक अच्छी बात सुनो ये सिख के बारे में। सबसे एफिशिएंट रूलर अगर कोई सिख में रहा है तो अभी तक महाराजा रणजीत सिंह जी रहे हैं, जिन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी लाहौर 1799 में। सो अच्छी वाली बात यह है कि जब तक महाराजा रणजीत सिंह जी जिंदा थे तब तक ब्रिटिशर्स की भी इतनी औकात नहीं थी कि वो रणजीत सिंह से जाकर के पंगे लें या फिर उनसे लड़ाई करें, ओके। बेसिकली मुझे ऐसे वर्ड यूज़ नहीं करने चाहिए, बट स्टिल ब्रिटिशर्स के लिए हेट आज भी है। सो जब तक ये रणजीत सिंह जी जिंदा थे ना तब तक ब्रिटिशर्स की भी इतनी हिम्मत औकात, आपको जो बोलना है बोलो, नहीं थी। बिकॉज वो खुद ही डरते थे इनसे, क्योंकि उनको पता था कि अगर उन्होंने इनसे पंगे लिए तो फिर वो कहीं के बचेंगे नहीं, कहीं के नहीं रहेंगे। ना बात करते हैं मराठास के बारे में। अगर उस टाइम पे मुगल अथॉरिटी को कोई चैलेंज कर सकता था देन डेफिनेटली वो बस एक लौता मराठा किंगडम ही था उस टाइम पे। इनके जो मिलिट्री थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थी। इनके मिलिट्री में सी बहुत सारे पावरफुल वॉरियर फैमिलीज़ हुआ करते थे जिसको लोग देशमुख के नाम से जानते हैं। अगेन बहुत सारे पीजेंट पेस्टोरलिस्ट हुआ करते थे जिनको कुनबीज भी कहा जाता है। तो सबको एंटायर मतलब मिला जुला के अगर बात करी जाए तो इनकी एंटायर आर्मी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस यू कैन से, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी। फिर उसके बाद आप देखोगे शिवाजी की डेथ होने के बाद में जो ये
जितना भी मराठा एम्पायर था ना वो चला जाता है चित्पावन ब्रह्मनास के हाथ में। एंड जब ये चित्पावन ब्रह्मनास जब पावर पे आते हैं, सक्सेसर थे, डोमिनेट करके नहीं आए, लड़ाई करके नहीं आए, सक्सेसर्स होते हैं ना, तो वो शिवाजी के बाद इनके हाथ में चित्पावन ब्रह्मनास थे, एक फैमिली थी एक्चुअली, उनके हाथ में चला गया। तो उसके बाद से ही ये वाला सीन आया, ये पेशवा बाजीराव, आपने सुना होगा, पेशवा कल्चर जो था ना ये इनके बाद ही आया है, शिवाजी के बाद ही, जब ये मराठा जो स्टेट था वो चित्पावन ब्रह्मनास की फैमिली कंट्रोल करी थी, उस टाइम से ही आया ये पेशवा का कल्चर, यू कैन से प्रिंसिपल मिनिस्टर। ओके, फिर उस टाइम पे पूना जो था ना वो मराठा किंगडम का यू कैन से कैपिटल बना। एंड शिवाजी अपने इसी आर्मी मिलिट्री वगैरह को यूज़ करके ना मुगल्स पे काफ़ी सारे अटैक भी करे हैं एंड करवाए भी हैं। जब ये पेशवा कल्चर आया उस टाइम पे एक तो ऑलरेडी इनकी मिलिट्री जो कैंपेन्स थे बहुत ही हॉस्टाइल हुआ करती थी, इनकी जो आर्मीज थी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुआ करती थी, बट स्टिल जब ये पेशवा कल्चर आया ना उसके बाद में इनकी जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी वो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हो गई। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मतलब डेवलप कर रही थी, एक पीक पे चली गई थी। तो आप देखोगे 1720 से लेकर के 1761 के बीच में जो मराठास थे वो बहुत ही अच्छे खासे लेवल पे इन लोगों ने अपने एरिया को एक्सपैंड कर लिया था। और इन लोगों ने बहुत बार मुगल अथॉरिटी को चैलेंज भी किया था। एंड इन दैट चैलेंज 1720 में मालवा और गुजरात मुगल से इन लोगों ने छीन लिया था, यू कैन से छीन लिया था। अब लड़ाई करके लेना तो उसको छीनना ही तो बोलेंगे, बट स्टिल इन्होंने जीत लिया था, यू कैन से। मैं फिर से बोल रही हूँ कि मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ, आप लोग को मैप में पता होना चाहिए कि गुजरात कहाँ पे होता है, मालवा वाला रीजन कौन सा है। एंड देन उसके बाद में ये जो एंटायर डेक्कन वाला एरिया है ना, तो मराठास ने बोला कि यहाँ के ओवरलॉर्ड हैं हम। और जो ये डेक्कन से ये लोग टैक्स लेने का काम करते थे, टैक्स का नाम था चौथ और सरदेशमुखी। ठीक है, चौथ था कि एक प्रॉपर लैंड दिया जाएगा, तो लैंड्स मतलब जितकी भी वो लैंड है आपको रेवेन्यू देना पड़ेगा इसका 25%, 25% ऑफ लैंड रेवेन्यू वॉज कॉल्ड चौथ। और टैक्स ऑन अ टैक्स मतलब सरदेशमुखी क्या था कि जो 25% का जो लैंड रेवेन्यू आप दे रहे हो मराठास को, उस 25% का भी 9 और 10% आपको निकाल के देना था एज ए सरदेशमुखी। ठीक है, तो समझो कि ऐसे समझो कि जो चौथ था ना वो एक टैक्स था और जो सरदेशमुखी था वो टैक्स ऑन अ टैक्स मतलब एक सेस था। फिर 1737 में जो ये मराठास थे दिल्ली को रेड करा इन लोगों ने, मतलब अपना एम्पायर एक्सपैंड करने के लिए इन लोगों ने दिल्ली को रेड करा। फिर दिल्ली पर रेड करा, यू कैन से राजस्थान पे भी, फिर पंजाब पे, बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड ऑफ कोर्स कुछ जो ये साउथ वाला जो एरिया है ना वो एंटायर साउथ वाले एरिया को आप कह सकते हो, इन लोगों ने वहाँ पे रेड डाली। और फिर अपना जो एक्सपेडिशन था, अपना जो एंटायर उनका जो डोमिनियन था उसे इन्होंने एक्सपैंड करा। बट कहते हैं ना कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो कुछ ख़राब भी होना जाहिर सी बात है। इनकी जो मिलिट्री कैंपेन्स थे ना इतने हॉस्टाइल थे, क्योंकि ये अगर जस्ट एक बार ये सिचुएशन इमेजिन करो, मैं हूँ, अगर मैं किसी के घर में जाऊँ उस घर को पूरा ऑक्यूपाई कर लूँ, कल को मेरे पे कोई मुसीबत आए, मुझे पता है कि वही घर मुझे बचा सकता है, तो अब मैं जाऊँगी इतना सब करने के बाद मैं अगर उस घर में जाऊँगी वापस से हेल्प मांगने तो मुझे नहीं मिलेगी, डेफिनेटली नहीं मिलेगी। सो यही हुआ था ये मराठास के साथ में। इनके जो मिलिट्री कैंपेन्स हुआ करते थे इतने हॉस्टाइल थे ना वो तो किसी को पसंद नहीं आते थे। सो एक अच्छी क्वालिटी भी थी, एक बुरी क्वालिटी भी थी। मराठास में ये बुरी क्वालिटी थी कि इन लोगों ने अपने एरिया को एक्सपेंड तो किया बट ये फ्रेंड नहीं बना पाए किसी को, मतलब ये फ्रेंडशिप नहीं कर पाई किसी से भी, सबसे दुश्मनी मोल ली। तो उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, जो कि 1761 में हुआ था अहमद शाह अब्दाली से। एंड अहमद शाह अब्दाली अपने आप में बहुत ही मतलब पावरफुल था, वो खुद उसकी बहुत ही बड़ी आर्मी थी। एक तो लोगों ने इस वजह से भी मराठास की हेल्प नहीं करी, बट इनके अहमद शाह अब्दाली वॉज वन रीज़न। एंड ऑफ कोर्स जो ये मराठास के जो मिलिट्री कैंपेन्स थे वो भी दूसरा एक मेन फैक्टर था कि जब मराठा हेल्प मांगने गए, मराठास जो किंग्स थे एट दैट टाइम हेल्प मांगने गए, बहुत सारे रूलर्स थे, तो इनकी जो हेल्प थी वो किसी ने भी नहीं की। अगर मिलिट्री कैंपेन को छोड़ करके अगर इनका प्रशासन देखा जाए, मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए, तो वो इनका बहुत ही वेल डेवलप था। इनके कुछ मराठा चीफ्स हुआ करते थे, जैसे कि सिंधिया ऑफ ग्वालियर, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा, भोंसले ऑफ नागपुर, ये जो इनके जो चीफ हुआ करते थे। इनके राज में मराठास में एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा खासा फ्लरिश हुआ था। एंड ट्रेड है, जो कॉमर्स है, ट्रेड एंड कॉमर्स, वो भी बहुत अच्छे से बढ़ा था। मराठास में एक अच्छी बात थी कि ये ना कभी किसी को डिस्ट्रॉय नहीं करते थे, मतलब इनका ये कहना नहीं था कि मैं आपको मार दूंगा या फिर ऐसा कुछ कर दूंगा, नहीं, ये कहते थे कि आप इंडिपेंडेंट रहो, मुझे बस टाइम टू टाइम मुझे आप टैक्स देते रहना। तो बस ये अच्छी क्वालिटी थी, बट स्टिल वो फ्रेंडशिप नहीं कर पाए किसी से भी, उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में।
यहाँ पे ट्रेड और कॉमर्स काफ़ी अच्छा खासा लेवल का बढ़ा था। आप इससे ऐसे समझो कि जो नए नए जो ट्रेड रूट हुआ करते थे ना, उस पर मराठास का अब कंट्रोल था, जो कि पहले मराठास का कंट्रोल नहीं था। ओके, पहले तो मुगल्स सब कंट्रोल करके बैठे थे ना, बट अभी तो मराठास कंट्रोल कर रहे थे। फिर उसके बाद चंदेरी रीजन में सिल्क जो प्रोड्यूस होता था, अब वो पूना में भी प्रोड्यूस होने लगा। मैंने पहले बताया था कि पूना कैपिटल किसकी थी, मराठास की थी, जब पेशवा कल्चर आया था उसके बाद में। बुरहानपुर करके एक जगह था, आगरा और सूरत के बीच में होता है। तो उस वाले एरिया में जो भी ट्रेड वगैरह हुआ करता था ना, अब जो भी कुछ प्रोड्यूस हुआ करता था, जो भी ट्रेड हुआ करता था बिटवीन आगरा एंड सूरत, अब वही वाली चीज़ होने लगी पूना और नागपुर में। ठीक है, लखनऊ एंड इलाहाबाद में, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हर जगह मराठाज एम्पायर फैला हुआ था, उनका इन्फ्लुएंस फैला हुआ था। बिकॉज वो किसी को मारते पीटते नहीं थे, उनका बस कहना था ये कि आप मुझे टैक्सेस पे करो, मुझे बाकी और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, आप इंडिपेंडेंट राज कर सकते हो। फिर बात करते हैं जाट्स की। इनके एक लीडर थे, ये भी इन लोगों ने भी, जो जाट्स वाली जो कम्युनिटी थी, इन्होंने भी अपने पावर को कंसोलिडेट किया ड्यूरिंग लेट 17 एंड 18 सेंचुरी में। इनके लीडर थे चुरामन। उन्होंने वेस्ट ऑफ द सिटी दिल्ली, आप कह सकते हो दिल्ली का जो वेस्टर्न पार्ट है, उसे कंट्रोल करने की कोशिश करी थी, एंड ऑफकोर्स उन्होंने एक्वायर भी कर लिया था, मतलब कंट्रोल भी कर लिया था उन्होंने। एंड 1680 आते आते, मतलब 1680 तक इन्होंने दिल्ली और आगरा के बीच में जितने भी इलाके होते हैं ना, उनको कम जाने की कोशिश करी थी, एंड उस पर वो डोमिनेट भी कर रहे थे। अब कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली बात है, कर ही ले जाओगे। सो बेसिकली 1680 के आसपास, 1680 में यू कैन से, दिल्ली और आगरा के बीच के जितने भी इलाके हैं उस पर किसका राज था, तो ये जाट कम्युनिटी वालों का राज था। वैसे ये जाट्स थे कौन, थे वे नहीं एक्चुअली, बस ये प्रॉस्परस एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो बहुत ही रिच हुआ करते थे। ठीक है, एंड जो पानीपत जैसे कुछ इलाके हैं, पानीपत जैसे कुछ टाउन है, ये इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर बन के आए। फिर इनके बहुत एक इंपॉर्टेंट किंग का नाम है सूरजमल। इन्होंने एक इनके राज में, सूरजमल के राज में जो ये किंगडम था ना, भरत और भारतपुर, आपको जो भी बोलना बोलो, भरतपुर बोलो, ओके, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेट बन के उभरा। क्योंकि जब जब ये नादिर शाह अटैक जब किया था दिल्ली पे, रेड किया था नादिर शाह ने, जब 1739 में अटैक किया था, तो दिल्ली से बहुत सारे लोग भाग के आए थे भरतपुर वाले फोर्ट में अपने शरण लेने की, बस हम लोग बच जाएं। इतना ये फोर्ट जो था, ये भरतपुर वाला जो स्टेट था, वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गया था। बात करें इनके कुछ कंस्ट्रक्शन की, तो इनका इनके स्टाइल, पहले मैंने जैसे पिछले वाले कुछ चैप्टर में हमने पढ़ा है कंस्ट्रक्शन के बारे में, कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में, तो मैंने बताया था अम्बेर में, आगरा में कुछ कंस्ट्रक्शन हुए थे, कुछ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कुछ गार्डन पैलेस वाले मिले थे। तो ये जो जाट कम्युनिटी वाले लोग थे ना, तो इन्होंने भरतपुर फोर्ट में वैसा कुछ बनवा रखा था जो कि अम्बेर और आगरा से मिलता जुलता था। ठीक है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो जाट कम्युनिटी वाले थे, वो उनको आर्ट एंड आर्किटेक्चर में काफ़ी इंटरेस्ट था, बिकॉज वो जो अम्बेर और आगरा में गार्डन पैलेस बना था, उनके कंबाइंड स्टाइल देखने को मिले थे इस वाले फोर्ट में। ओके, फिर शाहजहाँ ने भी जैसे आर्किटेक्चर बनवाए थे, वैसे ही उसी मॉडल के कुछ कुछ बिल्डिंग्स भी मिले हैं हमें इस वाले फोर्ट में, भरतपुर फोर्ट में। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ये चैप्टर इतना छोटा था नहीं जितना ये चैप्टर मैंने शॉर्ट में तो नहीं कवर करवाया, लाइन बाय लाइन कवर करवाया, बट स्टिल जब 11th-12th की एनसीईआरटी करेंगे देन डेफिनेटली उसमें मैं बहुत ही इलेबोरेट तरीके से करवाऊंगी। ओके, तो यहाँ पे क्लास 7th वाली हिस्ट्री ख़त्म होती है। अब हम लोग प्रॉपर मॉडर्न हिस्ट्री पे जाने वाले हैं, वो हम जल्दी स्टार्ट कर लेंगे। ओके, तब तक के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एज यूजुअल कि जो भी एस्पिरेंट सीरियस होकर के यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे हमारे वाइस सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नो मैटर वॉट, आप कितने साल से प्रिपेयर कर रहे हो, बट कॉन्टैक्ट कर लो एक बार, बेनिफिट आपका ही होगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे अहेड।